फ्रेंड्स, भारत में रियल मनी गेमिंग यानी कि पैसे लगाकर खेले जाने वाले ऑनलाइन गेम्स को लेकर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला शब्द है एडिक्शन यानी कि लत। अक्सर कहा जाता है कि लोग इन गेम्स के आदी हो गए हैं, उन्हें लत लग गई है, वे रुक नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर भारत की वास्तविक सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति को गंभीरता से समझा जाए तो सवाल केवल एडिक्शन का नहीं रह जाता। कई मामलों में यह एडिक्शन धीरे धीरे आर्थिक मजबूरी, फाइनेंशियल डेस्परेशन और उम्मीद के सहारे में बदलता दिखाई देता है। यही वह पहलू है जिसे भारत में बहुत कम गंभीरता से समझा गया है और इस पर कोई भी बहस करने को तैयार नहीं है। तो आज के इस वीडियो में इस पूरे एडिक्शन मामले को समझने की कोशिश करेंगे जो सरकार क्लेम कर रही है और वन ऑफ द रीजन थी रियल मनी गेमिंग को बैन करने की। फ्रेंड्स, ट्रेडिशनल एडिक्शन का मतलब होता है कि व्यक्ति प्लेजर, थ्रिल या एक्साइटमेंट के कारण किसी चीज़ को बार बार करे। यानी कि उसे अगर प्लेजर होगी, थ्रिल होगा या एक्साइटमेंट होगा तो मजबूर होकर वह व्यक्ति बार बार उस प्लेजर को वापस पाना चाहेगा। और उस एक्साइटमेंट और प्लेजर की चाहत में जब उसका कंट्रोल अपने ऊपर से खत्म हो जाता है और उस एक्ट को वह बार बार करना शुरू कर देता है तो इसे कहा जाता है एडिक्शन, यानी कि किसी चीज का लत लगना। अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज के परिप्रेक्ष्य में इस शब्द को देखें तो निश्चित वहां पर इस एक्साइटमेंट, थ्रिल और प्लेजर की चाहत में लोग लत के शिकार होते दिखाई देते हैं। लेकिन अगर इस पूरे मामले को अब भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ पर लत यानी कि एडिक्शन का डेफिनेशन कुछ चेंज होता दिखाई पड़ता है। निश्चित तौर पर आपको बहुत आश्चर्य हो रहा होगा यह सुनकर, लेकिन दिखता है। पश्चिमी समाज जब भरे हुए पेट, भरी हुई जेबें और एक निश्चित भविष्य के साथ इन गेम्स को खेलती है और छोड़ नहीं पाती तो वहाँ पर डेफिनेटली इसे एक एडिक्शन माना जा सकता है। लेकिन जिस समाज का पेट खाली हो, जेब खाली हो और भविष्य निश्चित दिखाई न पड़े, वहाँ पर गेम खेलना या आरएमजी जैसा गेम खेलना केवल एडिक्शन के कारण नहीं होता है, बल्कि वहाँ पर पूरी की पूरी मानसिकता चेंज हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है सर्वाइवल की तरफ। किस प्रकार की सर्वाइवल? आर्थिक सर्वाइवल। भारत में रियल मनी गेमिंग के कई यूजर्स के लिए यह केवल थ्रिल नहीं था, कई लोगों के लिए यह शायद जिंदगी बदल जाए वाला साइकोलॉजिकल सहारा बन चुका था। भारत जैसे देश में जहां करोड़ों युवा बेरोजगारी, अनस्टेबल इनकम और आर्थिक असुरक्षा से जूझ रहे हो, वहां फोन से पैसे कमाओ नेरेटिव बेहद पावरफुल बन जाता है और यहीं से रियल मनी गेमिंग का पूरा अर्थ बदलने लगता है। 1990 और शुरुआती 2000 के भारत में गैम्बलिंग और बेटिंग लार्जली फिजिकल नेटवर्क्स तक सीमित थे। सट्टा बाजार, क्रिकेट बैटिंग सिंडिकेट्स और जुआ अड्डे आम मिडिल क्लास डिजिटल एक्टिविटी नहीं हुआ करते थे। लेकिन स्मार्टफोन रिवॉल्यूशन, चीप इंटरनेट, यूपीआई पेमेंट्स और ऐप इकोनॉमी ने पूरी स्थिति बदल कर रख दी। खासकर 2016 के बाद ऑनलाइन पार्टिसिपेशन इतना आसान हो गया कि छोटे शहरों और गांव तक भी मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच बनाने लगे। शुरुआत में इन प्लेटफॉर्म्स की ब्रांडिंग जो थी वह इंटरटेनमेंट और स्किल के रूप में हुई। फैंटेसी स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स नॉलेज से जोड़ा गया, पोकर को माइंड गेम बताया गया, रमी को ट्रेडिशनल स्किल गेम कहा गया। लेकिन धीरे धीरे एक दूसरा नैरेटिव बहुत ही क्वाइटली बिल्ड होने लगा था, अर्न फ्रॉम गेमिंग। यही सबसे बड़ा फिलोसफिकल शिफ्ट शुरू हुआ भारतीय समाज में। अब गेम केवल गेम नहीं रहा, वह अपॉर्चुनिटी बन चुका था। भारत में ऐसे भी उस समय सोशल मीडिया कल्चर तेजी से बदल रहा था। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और क्रिएटर इकोनॉमी ने लग्जरी लाइफस्टाइल, इंस्टेंट सक्सेस और ओवरनाइट फेम को नॉर्मलाइज कर दिया था। छोटे शहर का युवा भी वही सपने देखने लगा था जो मेट्रो सिटी इन्फ्लुएंसर्स दिखा रहे थे, लेकिन उनके पास उतनी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। और यहीं रियल मनी गेमिंग ने एक साइकोलॉजिकल गैप भरना शुरू कर दिया। पहले लोग सोचते थे टाइम पास के लिए खेलते हैं, फिर सोच बदली, चलो थोड़ा जीत जाते हैं तो फायदा होगा, पॉकेट खर्च निकल जाएगा। लेकिन धीरे धीरे
यह सोच बदल गया। अगर आज जीत गया तो घर का एक ईएमआई निकल जाएगा, घर खर्च चल जाएगा, लोन भर दूंगा, सैलरी कम है, शायद यहाँ से कुछ इनकम बन जाए तो घर की ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज और भारत में भी गेमिंग को लेकर जिस डोपामाइन की चर्चा होती है, जिसके कारण युवाओं में गेमिंग का लत पड़ जाता है, वह आरएमजी के संबंध में डोपामाइन ड्रिवन एडिक्शन के बजाय सर्वाइवल ड्रिवन पार्टिसिपेशन में बदल गया। यही एडिक्शन की जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन है वह कमजोर पड़ने लगती है, खास करके भारत में, क्योंकि बहुत से लोग खुद को एडिक्ट नहीं मानते थे। वे खुद को एक स्ट्रगलिंग पर्सन मानते थे। उन्हें लगता था कि वे कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी फाइनेंशियल कंडीशन सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, और यही उनके सामने एक अपॉर्चुनिटी थी। वे थ्रिल के लिए नहीं खेल रहे थे, बल्कि वह एक उम्मीद चेज करने लगे थे। भारत में रियल मनी गेमिंग का फेज केवल गेमिंग फेज नहीं था, यह होप इकोनॉमी का फेज था। ऐसी इकोनॉमी जहां लोग मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी नहीं खेल रहे थे, बल्कि उम्मीद खेल रहे थे। उम्मीद ईएमआई भरने का, उम्मीद घर चलाने का, उम्मीद बच्चों की पढ़ाई का, उम्मीद सर्वाइवल का। यही एक और महत्वपूर्ण बदलाव हुआ, माइक्रो ट्रांजैक्शन साइकोलॉजी। पहले गैम्बलिंग जब फिजिकल कैश से जुड़ी होती थी, पैसे जो थे वह आदमी के हाथ में हुआ करते थे, लॉस फिजिकली महसूस होता था। लेकिन यूपीआई पेमेंट्स और इंस्टेंट डिपॉजिट ने इस तस्वीर को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। अब 10, 20, 50 इनसिग्निफिकेंट लगने लगे। रिस्क साइकोलॉजिकली छोटा महसूस होने लगा। फिर कैशबैक ऑफर्स, बोनस रिवॉर्ड्स, नोटिफिकेशंस, नियर विन एक्सपीरियंस और लीडर बोर्ड कल्चर ने लगातार एंगेजमेंट बनाए रखा। लेकिन भारत में इन सब का असर केवल इंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं रहा, क्योंकि यहाँ बड़ी पॉपुलेशन पहले से ही आर्थिक दबाव झेल रही थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर फाइनेंशियल सिक्योर व्यक्ति ऐसे गेम्स खेलता है तो उसके लिए यह थ्रिल हो सकता है, वह एडिक्टिव भी हो सकता है। लेकिन अगर वही गेम आर्थिक संकट से जूझ रहा व्यक्ति खेल रहा होता है तो उसका साइकोलॉजिकल मीनिंग पूरी तरीके से बदल जाता है। वहाँ गेम रिस्क इंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि पॉसिबल रेस्क्यू बन जाता है। रेस्क्यू अपनी गरीबी से, रेस्क्यू अपनी आर्थिक अस्थिरता से, रेस्क्यू अपने अनिश्चित भविष्य से। यही कारण है कि भारत में एडिक्शन और मजबूरी की लाइन धीरे धीरे धुंधली होती गई। यह मैथमेटिकली इर्रेशनल हो सकता है, लेकिन इमोशनली भारत जैसे आर्थिक दबाव वाले समाज में यह बहुत रियल बन जाता है। मैं जानता हूँ शायद आप में से बहुतों को यह सुनने में बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन भारतीय समाज की यह एक कड़वी हकीकत थी कि एडिक्शन जो था वह समाज में एडिक्शन नहीं रहा, बल्कि सर्वाइवल में बदल चुका था। और शायद यही इस पूरे डिबेट का सबसे अनकंफर्टेबल सवाल है कि क्या भारत में लोग इंटरटेनमेंट के कारण नहीं, बल्कि आर्थिक होपलेसनेस यानी कि आर्थिक नाउम्मीदी के कारण रियल मनी गेमिंग की तरफ चले गए। और अगर इसका जवाब हाँ है तो फिर डिबेट केवल एडिक्शन की नहीं रह जाती, तब सवाल मेंटल हेल्थ से आगे बढ़कर इकोनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट, डिजिटल एस्पिरेशन और प्लेटफॉर्म कैपिटलिज्म तक पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि जब किसी समाज में स्टेबल अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं, तब रिस्की अपॉर्चुनिटीज भी अट्रैक्टिव लगने लगती हैं। भारत में रियल मनी गेमिंग का राइज उसी समय हुआ जब गिग इकोनॉमी बढ़ रही थी, स्टेबल जॉब्स कम हो रही थी, सोशल मीडिया एस्पिरेशंस एक्सप्लोड कर रही थी और इंस्टेंट सक्सेस कल्चर नॉर्मलाइज हो रहा था। यानी एक तरफ आर्थिक असुरक्षा थी तो दूसरी तरफ लगातार यह संदेश दिया जा रहा था कि आप भी कभी भी बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं। यही एडिक्शन धीरे धीरे आर्थिक साइकोलॉजी में बदल गया। और भारत की बड़ी पॉपुलेशन के संदर्भ में यह मान लेना भी गलत होगा कि पूरी पार्टिसिपेशन केवल थ्रिल पर आधारित थी। असल में लोग सर्वाइवल के लिए फैंटेसी खेल रहे थे। और शायद भारत में रियल मनी गेमिंग डिबेट का सबसे गंभीर निष्कर्ष भी यही है कि कई मामलों में एडिक्शन हुआ ही नहीं था, बल्कि उसने अपना रूप बदल लिया था। वह प्लेजर ड्रिवन हैबिट से निकलकर होप ड्रिवन कंपल्सन बन गया था।
यानी कि मजबूरी बन गया था। लोग सिर्फ खेल नहीं रहे थे, वे शायद अपनी आर्थिक परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। असल में लोग सर्वाइवल फैंटेसी खेल रहे थे। जी हाँ, फैंटेसी नहीं खेल रहे थे, सर्वाइवल फैंटेसी खेल रहे थे। और शायद भारत में रियल मनी गेमिंग डिबेट का सबसे गंभीर निष्कर्ष भी यही है कि कई मामलों में एडिक्शन खत्म ही नहीं हुआ, बल्कि उसने अपना रूप बदल लिया। वह प्लेजर ड्रिवन हैबिट से निकलकर होप ड्रिवन कंपल्सन बन गया था। यानी लोग सिर्फ खेल नहीं रहे थे, वे शायद अपनी आर्थिक परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। और अगर इसका जवाब हाँ के करीब है, तो फिर डिबेट केवल एडिक्शन की नहीं रह जाती, तब सवाल मेंटल हेल्थ से आगे बढ़कर इकोनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट, डिजिटल एस्पिरेशन और प्लेटफॉर्म कैपिटलिज्म तक पहुंच जाता है। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य या इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही था कि जिस एडिक्शन का इस्तेमाल करके सरकार ने रियल मनी गेमिंग पर प्रतिबंध लगाया है, क्या हम उस एडिक्शन को सही तरीके से भारतीय परिप्रेक्ष्य में समझ भी पाते हैं। दिक्कत की बात यह है कि इन सब मुद्दों में हमारे समाज में चर्चा भी नहीं हो रही है। और अगर हमारे समाज की स्थिति यही थी, तो क्या इस एडिक्शन वाले मामले पर हमें खुले मंच पर एक बार अच्छे से बात नहीं करनी चाहिए कि यह गेम्स जो थे वह एडिक्टिव या लोगों के लिए आर्थिक सर्वाइवल का कारण थे, जिससे कि लोग इन गेम्स की तरफ अट्रैक्ट हुए। दूसरी बात यह है कि जो आप ब्लैंकेट बैन लगा रहे हो, क्या इससे इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा? क्योंकि अगर मैं एडिक्शन मान लूँ, तो एडिक्शन तो लोगों का आज भी कायम है और लोग बड़ी संख्या में ऑफशोर गेमिंग प्लेटफॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं। तो पहली बात तो यह है कि यह एडिक्शन खत्म नहीं हुआ। दूसरी बात है कि आपने भारतीय कंपनियों को बंद करके यूजर्स को एक बहुत ही खतरनाक प्लेटफॉर्म की तरफ ढकेल दिया है, जहां पर उनकी सिक्योरिटी किसी भी प्रकार की नहीं है। तीसरी बात है कि अगर इसको आप थोड़े बहुत गहराई से समझें, तो ऑफशोर गेमिंग प्लेटफॉर्म जो सिक्योरिटी के लिहाज से किसी भी प्रकार से सेफ नहीं है एक यूजर्स के लिए, फिर भी यूजर्स इन ऑफशोर गेमिंग प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्या यह सिर्फ एक एक्साइटमेंट का मुद्दा है? क्या यह एक सिर्फ थ्रिल का मुद्दा है? क्या यह सिर्फ एक प्लेजर का मुद्दा है? या क्या यह सिर्फ एक एडिक्शन का मुद्दा है? नहीं, यह मुद्दा है आर्थिक सर्वाइवल की, और इसी कारण से रिस्क लेकर भी लोग ऑफशोर गेमिंग प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि इस मुद्दे पर कोई भी बहस करने को तैयार नहीं है।